नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगाह और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। फ्रांस में AI समिट में लिया भाग। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुए कई अहम समझौते। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर मंथन जारी। सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। पीएम मोदी के लौटने के बाद हो सकती है दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन रहेंगे मौजूद। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से हो रही हैं शुरू। 42 लाख से अधिक छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुए शामिल। पैनल चर्चा के दौरान कहा, भारत एक ऐसा लोकतंत्र जिसने किया है अच्छा प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न कर स्वदेश वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर विभिन्न द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा की। वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की। यह मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली बार हुई है। और दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से वापस लौटने के पहले कल देर शाम भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि 21 या 22 फरवरी तक नई सरकार गठित हो जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बैठकें हो चुकी हैं। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे से वापस आ रहे हैं और जल्द पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जल्द नई सरकार का गठन हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 पर विचार करने के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में भाजपा के 14, कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी के 2, तृणमूल कांग्रेस, DMK, TDP, JDU, शिवसेना, उद्धव और बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के एक सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कल अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल किया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन को महासचिव बनाया है। नवनियुक्त महासचिव बघेल को
पंजाब और हुसैन को जम्मू कश्मीर का प्रभार सौंपा गया है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना के पार्टी प्रभारियों को बदलते हुए 9 नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और धर्म और संस्कृति के 2 सबसे प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं हैं। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने एक नया कीर्तिमान रचा है। उत्तर रेलवे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से 3 दिन तक नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर रेलवे ने एक बयान में कहा है कि वंदे भारत विशेष ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। रेलवे ने सप्ताहांत में महाकुंभ मेले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ होगा, तो वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। इस बार 42 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र की दिशा पर आशा जताई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत के लोकतंत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉक्टर जयशंकर कल जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन लिव टू वोट अनदर डे फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस विषय पर एक पैनल चर्चा में उन्होंने भाग लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र संकट में है और उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने में भी बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन के विकास पर चर्चा हुई। आईसीसी ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की पुरस्कार राशि में 53% की बढ़ोतरी की है और अब विजेता टीम को $22,40,000 यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता को इसकी आधी राशि 9.72 करोड़ रुपए मिलेगी।
सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल पुरस्कार राशि लगभग 60 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।